गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 10 चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय पढ़ा रही हूँ। आपने देखना है कि किस तरह से क्या यूरोप में राष्ट्रवाद संभव था। यूरोप में जो खुद एक महाद्वीप है, क्या उसमें पॉसिबल था? नहीं। यूरोप की जो विभिन्न कंट्रीज़ हैं, अलग अलग कंट्रीज़ हैं, उनमें कैसे राष्ट्रवाद हुआ, मैं आज आपको उसके बारे में बता रही हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि सबसे पहले यूरोप में फ्रांस में क्रांति आई थी। आपने लास्ट ईयर अपनी 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा भी होगा कि किस तरह से फ्रांस में बहुत बड़ी क्रांति आई और वहाँ का जो निरंकुश शासक था लुई 16, उसको हटा दिया गया। लुई 16 को हटाने के बाद फ्रांस की जनता ने वहाँ की सारी पावर नेशनल असेंबली को दे दी और वहाँ से कैसे जैकोबिन क्लब आया और उसके बाद मैक्सिमिलन से कैसे पूरी प्रजा परेशान हुई, उसके बाद कैसे डायरेक्टरी के हाथ में चली गई, कैसे नेपोलियन बोनापार्ट आया। ये सब चीज़ें आपने एक लंबा घटनाक्रम पिछले साल आपने 9th क्लास में पढ़ा था। इस बार क्या हुआ कि फ्रांस को देखते हुए फ्रांस में जितने भी सुधार किए गए, चाहे वो मैक्सिमिलन ने किए या फिर उसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट ने किए, लेकिन उन सारे परिवर्तनों से जो आसपास के देश के अलग अलग बुद्धिजीवी थे, विचारक थे, जो विचारशील अपनी विचारों को रखते थे, और वहाँ के जो बुद्धिजीवी शिक्षित वर्ग था, उसको लगा कि वहाँ की इकोनॉमी तो बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रही है और वहाँ की प्रजा भी बहुत खुश है, तो क्यों ना हम भी अपने यहाँ ऐसे ही राष्ट्रवाद लेकर आए। इसी तरह से उन्होंने भी वंश को ख़त्म किया, वंशवाद को ख़त्म करना चाहा और उसका स्थान किसे दिया? प्रजातंत्र को। फ्रांस का बिल्कुल नियर बाय था बेल्जियम। उसने भी सोचा कि फ्रांस कितने अच्छे से दिन रात तरक्की कर रहा है, तो क्यों ना हम भी अपने यहाँ सुधार करें। और इस तरह से फ्रांस से निकलकर जैसे जैसे फ्रांस की सेनाएं दूसरे देशों में गई, नेपोलियन बोनापार्ट ने दूसरे देशों पर कब्जा किया, वहाँ पर लड़ाइयाँ की, वहाँ अपनी सेनाएं भेजी, वहाँ की बहुत सारे परिवर्तन किए, वहाँ के अर्थशास्त्र में, वहाँ की राजनीति में। वैसे वैसे राष्ट्रवाद का उदय होता चला गया और एक मॉडर्न स्टेट, एक राष्ट्रीय स्टेट की भावना पैदा हुई। पहले हम देखते थे कि कैसे, अगर हम भारत का ही एग्जाम्पल देखें तो भारत में पहले भारत कहाँ था? छोटे छोटे बहुत सारे राज्य थे। अगर हम बौद्ध के समय की कल्पना करें, अशोक के समय की कल्पना करें, तो क्या वहाँ राष्ट्रवाद था? नहीं था। वहाँ केवल राजा अपने राज्य के लिए कार्य करता था और सैनिक केवल अपने राजा के लिए करते थे। वहाँ किसी भी तरह की राष्ट्रीय विचारधारा की उत्पत्ति नहीं हुई थी। आपने देखा था अशोक ने किस तरह से कलिंग पर कब्जा कर लिया था, किस तरह से कलिंग पर कब्जा करने के बाद उसने बौद्ध धर्म को धारण कर लिया। आपने बहुत सारे वंश भी पढ़े थे, मामलुक वंश पढ़ा था, गुलाम वंश जिसे कहा गया है, खिलजी वंश पढ़ा। आपने मुगल शासक भी पढ़े, किस तरह से बाबर के जाने के बाद उसका बेटा हुमायूं के बाद उसका बेटा अकबर, इस तरह से उनके बेटा ही बनते चले गए थे। लेकिन फिर क्या हुआ? अंग्रेज आए और अंग्रेजों ने इन छोटे छोटे राज्यों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। एक तरह से यहाँ वंशवाद कब खत्म हुआ? जब यहाँ राजा का खत्म हुए, राजवंश खत्म हुए। उसके बाद जब पूरी इंडिया में, भारत में, एक ज्योग्राफिकल एरिया में उस राष्ट्र को, उस राज्य की राष्ट्रीय विचारधारापन भी कि नहीं, ये कंट्री हमारी है, जब हमने उसे एक भारत माता के रूप में देखा, उसके बाद यहाँ पर राष्ट्रीय विचारधारा पनपी, एक राष्ट्रीय स्टेट पनपा। ठीक इसी तरह से यूरोप में भी राष्ट्रवाद का उदय हुआ। उन्होंने भी मॉडर्न स्टेट या राष्ट्रीय स्टेट बनने के बारे में सोचा, वहाँ के वंश को ख़त्म करके गणतंत्रात्मकता को, गणतंत्र राजनीति को लाने की कोशिश की। मैंने आपको पहले ही बताया है, गणतंत्र किसे कहते हैं? जहाँ राज्य का मुखिया वंशानुगत नहीं होता। क्या नहीं होता? वंशानुगत नहीं होता। वो प्रजा के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना हुआ होता है। इस कार्य में सबसे पहले कार्य किसने किया? इस कार्य में सबसे पहले फ्रेडरिक सरयू की एक पिक्चर है, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए बेटा, सबसे बड़ा राष्ट्रवाद का उदय, इस पिक्चर्स के चारों तरफ आप घूम सकते हो, देख सकते हो, बहुत सारी विचारधारा इसमें रखी गई है। हम कह सकते हैं कि फ्रेडरिक सरयू के सपनों का संसार था। उन्होंने एक सपना देखा था, जो उन्होंने सपना इस पिक्चर के माध्यम से दिखाया है।
इस पिक्चर में सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात क्या है बेटा? इसमें आप देखिए यहाँ पर है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। आपको पता है यूएसए ब्रिटेन से आज़ाद हो चुका था। आपने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि फ्रांस ने हेल्प की थी यूएसए के 13 उपनिवेशकों को ब्रिटेन से आज़ाद करवाने के लिए, जिसकी वजह से उसको 10 रुपये कर्ज भी चढ़ गया था। तो यूएसए सबसे पहले आज़ाद हो चुका था और यूएसए की आज़ादी की प्रतिमा क्या थी? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। इस प्रतिमा के सामने आप देख रहे हो कि यहाँ एक हाथ में मशाल है जिसे ज्ञानोदय मशाल कहा गया है और दूसरे हाथ में अधिकारों का घोषणा पत्र है, जो कि आपने पढ़ा था कि फ्रांस में भी जनतांत्रिक और गणतांत्रिक सरकार के बनाने के लिए कुछ घोषणाओं को घोषणा पत्र तैयार किया गया था, वो है। आप देख सकते हैं कि यहाँ ऊपर कुछ फरिश्ते हैं दिखाए गए हैं। आप देखिए जीसस को दिखाया गया है, इन अलग अलग फरिश्तों को दिखाया गया है। वो क्यों दिखाया गया है? भाईचारे के रूप में, कि वो भी इस दृश्य को अपनी रजामंदी दे रहे हैं, इस अद्भुत दृश्य को वो भी देख रहे हैं, इस भाईचारे को वो भी देख रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है, वो क्या देख रहे हैं? वो देख रहे हैं कि किस तरह से यूएसए और स्विट्ज़रलैंड इस फ्रांस की स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से आगे जा चुके हैं। अर्थात क्या? इसका अर्थ ये हुआ कि वो आज़ादी प्राप्त कर चुके हैं। फ्रांस बिल्कुल प्रतिमा के सामने है, जो ये दिखा रहा है कि फ्रांस अभी अभी आज़ादी की ओर बढ़ा है, उसने अभी अभी आज़ादी प्राप्त की है। आप देख सकते हैं इसी तरह से बहुत सारी कंट्रीज़ की ये पूरी लंबी लाइन बनाई हुई है कि ये सब लोग क्या चाह रहे हैं? आज़ादी। ये सभी लोग आज़ादी की तरफ अग्रसर हो रहे हैं और इनको किस तरह से दिखाया गया है? अलग अलग झंडे इनके हाथ में और इनकी पोशाकों के माध्यम से इनके देश को दिखाया गया है कि किस समूह से किस देश के हैं। अभी क्या चाहते हैं? ये देखिए सामने कुछ यहाँ पर मुकुट गिरे हुए हैं। मुकुट कौन लगाता है? राजा। ठीक है, निरंकुश सत्ता या निरंकुश राजा को खत्म करने के लिए उनके अवशेषों को यहाँ ध्वस्त दिखाया गया है और उनके मुकुट यहाँ गिरे हुए हैं। ठीक है, इसी तरह से दिखाया गया है कि किस तरह से पूरा विश्व आज़ादी की ओर बढ़ रहा है। हमने देखा कि जो फ्रेडरिक सरयू है, फ्रांसीसी कलाकार, उन्होंने जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्र से मिलकर बना एक सपना दिखाया, एक संसार रचा। इसमें सबसे आगे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, जिसके सामने बहुत लंबी लाइन चल रही है, इसमें अपनी कल्पना को दिखाते हुए उसने दिखाया कि दुनिया के लोग अलग राष्ट्रों के समूह में बैठे हुए हैं, जिनकी पहचान उनके कपड़ों और राष्ट्रीय पोशाकों से हो रही है। मैंने अभी आपको बताया। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के एक हाथ में ज्ञानोदय की मशाल है कि अब प्रजा जागरूक हो चुकी है, बुद्धिजीवी लोगों के साथ हैं और अलग से अपनी विचारधारा बना रही है। दूसरे हाथ में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र है, जो दिखा रहा है कि अब मनुष्य को समानता का अधिकार चाहिए, कानून के समक्ष समानता चाहिए, जन्म के विशेष अधिकार नहीं माने जाएंगे। मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रतिमा के सामने निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त अवशेष दिखाई दे रहे हैं, जो ये दिखा रहे हैं कि हमें निरंकुश राजा नहीं चाहिए, हमें उसको ख़त्म करना है। स्विट्ज़रलैंड और यूएसए आगे निकल गए हैं क्योंकि इन्होंने पहले आज़ादी प्राप्त कर ली है। ठीक है, इसके बाद अब हम आगे चलते हैं। तो आगे कौन है? फ्रांस बिल्कुल प्रतिमा के सामने है। इसके पीछे जर्मनी है, जिसने लाल, काला और सुनहरा झंडा थामे हुए हैं। जर्मनी के पीछे ऑस्ट्रिया, 2 सिसिलियों की राजशाही, लंबार्डी, इंग्लैंड, आयरलैंड और रूस के लोग हैं। सबसे आगे कौन है? स्विट्ज़रलैंड और यूएसए, क्योंकि वे इस समय तक आज़ादी प्राप्त कर चुके हैं। फ्रांस प्रतिमा के बिल्कुल सामने है, जो दिखा रहा है कि अभी अभी इसने आज़ादी प्राप्त की है, ये बिल्कुल आज़ादी के नज़दीक है। इसके पीछे जर्मनी है, जो उस टाइम पर फाइट कर रहा था अपने आप को आज़ाद करवाने के लिए। वहाँ पर भी विचारधाराएं प्रगतिशील हो रही थी। जर्मनी के पीछे ऑस्ट्रिया और उसके पीछे 2 सिसिलियों की राजशाही, फिर लंबार्डी, इंग्लैंड, आयरलैंड और रूस के लोग, और इसके पीछे लंबी कतार लगी हुई है पूरे संसार के, पूरे विश्व के अलग अलग देशों की, जो आज़ादी की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। भाईचारे के रूप में ऊपर स्वर्ग से ईसा मसीह, संत और फरिश्ते इस दृश्य को देख रहे हैं, जो चाहते हैं कि हाँ, ये आज़ादी प्राप्त होनी चाहिए।
अभी सिर्फ़ इतना ही बेटा कि अभी मैंने सिर्फ़ आपको एक इंट्रोडक्शन दिया है कि यूरोप में राष्ट्रवाद किस तरह से आया, किस तरह से उसमें भी यूरोप में भी नेशनलिज़्म मतलब अपने एक राष्ट्र की, अपनी भूमि के लिए किस तरह से भावनाएँ उजागर हुई। उस रूप में हमने आपको एक पिक्चर दिखाई जो सपनों का संसार कहा गया है जिसे, जहाँ सभी लोग अपनी आज़ादी के लिए, अपने अधिकारों के लिए फ़ाइट कर रहे हैं। अब इस आज़ादी में कौन-कौन सी समस्याएँ आई, कौन-कौन से नए चैलेंजेज़ आए और किस तरह से वहाँ पर ये भावना और ज़्यादा तेज़ हुई, ये हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो बेटा सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको आने वाले चैप्टर्स की वीडियो भी इसी तरह से मिल जाएगी। ओके बेटा, बाय बाय, गुड नाइट।